नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हर बार की तरह आज भी हम कुछ खास विषय आपके लिए लेकर आए हैं जिस पर विस्तार से बातचीत होगी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान जुड़े रहेंगे, साथ ही फोन इन कार्यक्रम है। ऐसे में आप भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और विषय से जुड़े हुए सवाल विशेषज्ञ मेहमानों से पूछकर उनसे सलाह ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है किसान उत्पादक संगठन और सब्जियों की जैविक खेती। तो इन विषयों पर विस्तार से आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर आप कॉल कर सकते हैं। बातचीत के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टीवी की आवाज बंद रखेंगे और फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एसके सिंह मौजूद हैं, उप विपणन सलाहकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नीरज, सहायक प्राध्यापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय मोतिहारी बिहार से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए अब हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और किसान उत्पादक संगठनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें बताएं किसान उत्पादक संगठन के बारे में डॉक्टर एसके सिंह, क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या इनका महत्व है? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह जो सरकार इस योजना को लाई है इसका मूल आधार ही है संघे शक्ति। जी जी, कि संघ में ही शक्ति निहित है और विशेष करके हमारे कृषि क्षेत्र में, क्योंकि हमारी भारतीय कृषि जो है वो छोटे और मझोले किस्मों की प्रधानता है, क्योंकि 86% से ज्यादा यही लोग होते हैं। और इसमें बहुत जरूरी बात होती है कि सहकार किया जाए, सभी किसान छोटे छोटे एक समूह बना करके साथ कार्य करें, चाहे वो उत्पादन का कार्य हो चाहे वो विपणन का कार्य हो। तो इसमें क्या होगा, वो केवल उत्पादक नहीं रह जाएंगे बल्कि उद्यमी बन जाएंगे। इस उद्देश्य से इस योजना को लाया गया ताकि अंतिम परिणति जो हो उनको अच्छे लाभ के रूप में, अच्छे अपने उपज का अच्छे उत्पादन के रूप में, अच्छे उपज का अच्छे मूल्य के रूप में प्राप्त हो। बिल्कुल। तो ऐसे में किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ पर जोर दिया जा रहा है। इससे किसानों को क्या फायदा है और किसान उत्पादक संगठन किसान किस तरह से बना सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। तेजी से होने वाले विकास में जहां हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जोत का दायरा घटता जा रहा है। वर्तमान में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या करीब 86% है। ऐसे में जब ये किसान अकेले खेती करके अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें इसका ना तो वाजिब दाम मिल पाता है और ना ही किसी आपदा की स्थिति में समुचित सहायता। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए किसान समूह बनाए जाते हैं जिन्हें किसान उत्पादक संगठन या एफपीओ कहा जाता है। इसका दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में 10,000 एफपीओ बनाने की योजना शुरू की है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिल सके। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ किसानों का एक ऐसा समूह होता है जो फसल उत्पादन के साथ साथ कृषि से जुड़ी तमाम व्यावसायिक गतिविधियां चलाता है। इसमें एफपीओ के माध्यम से किसान आसानी से अपनी फसल बेच सकते हैं। कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज और उर्वरक उचित दाम में मिलते हैं। प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन जैसी मदों में होने वाले खर्चों से किसानों को बचत होती है। एफपीओ मूल्य संवर्धन के लिए छटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्राथमिक प्रसंस्करण जैसी गतिविधियां शुरू कर सकता है। एफपीओ के गठन से ग्रीन हाउस, कृषि मशीनीकरण, शीत भंडारण, कृषि प्रसंस्करण जैसी कटाई पूर्व और कटाई बाद के संसाधनों के उपयोग में सुविधा मिलती है। एफपीओ आदान भंडारों, कस्टम केंद्रों को शुरू कर अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। इस समय लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों के गठन और उनको बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। साल 2023-24 तक कुल 10,000 एफपीओ का गठन किया जाना है। 5 साल के लिए हर एक किसान उत्पादक संगठन को सहायता दी जाएगी। हर एक एफपीओ में
50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। जी हाँ, तो किसान उत्पादक संगठनों से जुड़ी ये रिपोर्ट आपने देखी और आइए अब आगे बढ़ते हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। डॉक्टर नीरज, आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहेंगे हम आपसे कि सब्जियों की जैविक खेती का क्या महत्व है और इससे किसानों को क्या लाभ है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये आज के समय में काफी महत्वपूर्ण चर्चा का या जानकारी के विषय है। जी, जाने कि आज रसायनों के उपयोग से हमारे जो किसान भाई या उसमें जो रसायनों के उपयोग से दो तरह से हानि हो रही है। जैसे कि एक तो मानव स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है जी, रसायनों के, और विपरीत प्रभाव, और मिट्टी भी हमारी प्रदूषित हो रही है। और यही नहीं, मिट्टी जल जो है, जो हमारा जो भूमिगत जल है जी, वो भी प्रभावित है। इसके साथ साथ पूरा पर्यावरण में इसका दुष्प्रभाव बढ़ रहा है जी। तो ये इस तरह से जैविक खेती को अपनाकर किसान भाई एक टिकाऊ खेती की ओर बढ़ सकते हैं और इससे मानव स्वास्थ्य जो सबसे महत्वपूर्ण जी, जो सबसे मानव स्वास्थ्य जो सबसे अनमोल धरोहर है उसकी रक्षा करने के साथ साथ जो भूमि हमारा जो उर्वरा शक्ति है उसका संरक्षण किया जा सकता है। साथ साथ हमारे जो भूमिगत जल है उसको प्रदूषण से बचाया जा सकता है और इसके साथ साथ जो पूरे पर्यावरण पे भी जो दुष्प्रभाव पड़ता है रसायनों का, तो इस सब से सुरक्षा करके एक स्वादिष्ट सब्जी और स्वास्थ्यकर सब्जी का उत्पादन किया जा सकता है। बिल्कुल, जिससे तो ऐसे में इस तरह से उत्पादन करने के लिए किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करे वो सब्जियों की जैविक खेती, इस पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। सब्जियों की जैविक खेती का मतलब है कि उनकी बढ़वार के लिए जरूरी पोषण देने के लिए रसायनों का प्रयोग न कर जैविक खाद, हरी खाद, जैविक कीटनाशक और फसल चक्र का इस्तेमाल करना। मिट्टी की खो रही उर्वरकता और खाद्य पदार्थों में कम होते पोषण के स्तर को सुधारने के लिए अब किसान जैविक खेती का रुख कर रहे हैं। हालांकि जैविक खेती कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में इसकी उपयोगिता अब जरूरत बनती जा रही है। यही वजह है कि देश भर के करीब 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। लेकिन जैविक खेती और इससे जुड़ने के कई पहलू हैं, जिसमें जैविक खेती अब समय की मांग भी है और जरूरत भी। बेहतर स्वास्थ्य और संतुलित पर्यावरण के लिए किसान तेजी से जैविक खेती अपना रहे हैं। ये रासायनिक खेती की तुलना में कम खर्चीली और बेहतर मुनाफा देने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी जरूरत पशुपालन है, क्योंकि पशु अपशिष्ट के इस्तेमाल से जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाए जाते हैं, जो फसल को बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए सही विकास देते हैं। इस सीजन में लगाई जाने वाली सब्जी फसलों में शुरुआती जुताई के समय खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग करें। रोग नियंत्रण के लिए नीम, गोमूत्र, दशपर्णी सत्तर, नीमास्त्र आदि का प्रयोग करें। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ कि समूह में संगठन बना करके किसान एकता में ये विदेशी कृषि मंडियों में किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। दूसरी चीज, हमें पहले से कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि अगर अपना माल हम देश विदेश की मंडियों में ले जा रहे हैं तो हमारा वो अनफिट माल फिट माल में हमारा टिक सके। जी ठीक है, डॉक्टर एसके सिंह बताएं। मिश्रा जी, आपका प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। आप शायद ये कह रहे हैं कि आप अपनी मंडियों, अपने उपज को, एफपीओ के उपज को मंडी में ले जा करके ऑनलाइन ट्रेड कैसे करें, यही प्रश्न था शायद इनका। जी जी बिल्कुल। तो ऑनलाइन ट्रेड के लिए भारत सरकार ने पहले से ही एक योजना चला रही है ई नाम के रूप में,
और देश की 1260 के आसपास मंडियां जो हैं वो इनाम से जुड़ी हुई हैं। तो आपको करना क्या, और इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा भी ये मोबाइल वगैरह चला सकते हैं, एंड्रॉयड वगैरह, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहीं से आप अपने उत्पाद को उसमें फीड कर दीजिए, और आपके जो खरीदार होंगे, चाहे उस प्रदेश में होंगे, चाहे उस मंडी में होंगे, चाहे वो दूसरे प्रदेश में भी होंगे, तो वो आपको ऑनलाइन बिड करेंगे और जिसके माध्यम से आपको अपनी उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। तो यह पीओ के लिए अलग से एक फॉर्मेट दिया गया है, एक व्यवस्था की गई है उस पोर्टल में ही कि वो अपना उपज यहाँ बेचे। जी बिल्कुल। तो नंद स्वरूप जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर नीरज आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जैविक खेती जो किसान करना चाहते हैं सब्जियों की, ये बताएं कि आमतौर पर जिस तरह से खेती की जाती है जिनमें रासायनिक उर्वरकों का भी इस्तेमाल किया जाता है, उनके बनिस्बत जो जैविक खेती की जाती है उसमें लागत का कितना अंतर आता है? देखिए, जहां तक लागत का सवाल है, अभी जैसे बढ़ते महंगाई में आपका जो भी बाजार आश्रित है उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का काफी लागत बढ़ता जा रहा है, तो उससे खेती भी खर्चीली होती जा रही है। विभिन्न तरह के रसायन हैं, जैसे खाद उर्वरक से के साथ खरपतवार नाशी और कीटनाशी और रोगनाशी रसायनों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल। तो हर तरह के रसायनों की बढ़ती हुई, तो उसके अनुपात में जो जैविक खेती करते हैं, तो उसमें जो पशुपालन करने वाले किसानों, पशुपालन एक रीढ़ का काम करता है और पशुपालक उनके घर में ही अधिकतर सामान्य रूप से उपलब्ध होता है। उसका गोबर और गोमूत्र का पर आश्रित जो करते हैं, उससे विभिन्न पोषक तत्व तैयार करते हैं, जिससे चर्चा किया गया। जीवामृत, घन जीवामृत, ये सब प्राकृतिक खेती का अवयव है, उससे बढ़ के, और इसका एक निश्चित अनुपात में उपयोग करके, जैसे कि जीवामृत बनाया जाता है, तो इस तरह से आपका घर का ही खेती है। जैसे कि गोबर 20 किलोग्राम और 200 लीटर के पानी में ड्रम में लेके 2 किलोग्राम गुड़ और 2 किलोग्राम बेसन से उसके एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, 3 दिन में तैयार हो जाता है। और इसके उपयोग करने से जो मिट्टी में सिंचाई जल के साथ 15 दिन पे आप उपयोग किया जाता है, तो धीरे धीरे इसमें जीवाणुओं की संख्या इतनी बढ़ जाती है मिट्टी में कि आपके जो मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता आसान हो जाता है, और जिससे पौधों को सरलता से उपलब्ध पोषक तत्व हो पाता है। जी बिल्कुल। और इसी तरह यानी कि पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है, उत्पादन भी अच्छा होता है, और जाहिर तौर पे चूंकि बाजार से जो रसायनों की खरीद है वो नहीं करनी होती है, तो लागत भी कम आती है। बहरहाल यहाँ पर रुख करेंगे हमारे कॉलर का। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए, उनका सवाल लेते हैं। सत्यनारायण जी बूंदी राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं। सर, वो सरकार लोन देती है ना जमीन पे किसानों को। किसान उत्पादक संगठन से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं सत्यनारायण जी आप? नहीं सर, वो किसानों को लोन देती है ना सरकार। अच्छा, ठीक है डॉक्टर एसके सिंह, क्या इस तरह की कोई सुविधा होती है लोन की, ऋण की, जो सरकार द्वारा दी जाती हो किसानों को? सबसे बड़ी सुविधा तो आप जानते होंगे किसान क्रेडिट कार्ड ही है जी। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं, और 3 लाख का अगर समय से आप उसका इंस्टॉलमेंट उसका वापस कर देते हैं, तो आपको 4% पर मिलता है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। इसके अलावा मैम, इसके अलावा हमारी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जिसमें हो सकता है कि आप कृषि विपणन से संबंधित या कृषि से संबंधित कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए गोदाम, आप गोदाम बनाना चाहते हैं तो बैंक से लोन ले लेते हैं, और हमारे यहाँ से 25% या 33.33% उस लागत पर जितने बनाते हैं अनुदान भी मिलता है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं। यही नहीं, अगर मान लीजिए आप उद्यानिकी से संबंधित कोई चीज करना चाहते हैं, चाहे वो उत्पादन से संबंधित है, चाहे वो उत्पादन के अतिरिक्त विपणन से संबंधित है, तो उसके लिए भी लोन बैंक से उपलब्ध है। साथ साथ
आपको अनुदान जो है विभाग से देय है। तो आप निर्धारित कर ले आपको करना क्या है, उस अनुसार सारी सुविधाएं ये सरकार उपलब्ध करा रही है। जी सत्यनारायण जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम किसान उत्पादक संगठन और सब्जियों की जैविक खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बातचीत को यहां पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। उनका सवाल पहले ले लेते हैं। आनंद प्रताप सिंह, गोंडा, उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो आनंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो आनंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और हेलो किसान कार्यक्रम में यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जैविक खेती की बात हो रही है, तो आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी जैविक खेती की बात होती है, चाहे प्राकृतिक खेती की भी बात हो, तो किसानों के मन में ये बात आती है कि रासायनिक खेती के मुकाबले में शायद इनका उत्पादन कम हो जाएगा। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थितियां बनती है, उत्पादन की जो मात्रा है क्या वो कम हो जाती है, गुणवत्ता कैसी होती है? क्योंकि अगर अच्छी गुणवत्ता होगी तो जाहिर तौर पर उसके भाव भी किसानों को अच्छे मिलेंगे। तो ऐसे में क्या फर्क आता है? बिल्कुल सही है। देखिए, जैविक खेती में उत्पादन उस तरह से उतना कम नहीं होता है, कभी-कभी अच्छा भी आता है। और जहां तक देखें कि आप जैविक खेती से उत्पादन तो अच्छा आता ही है, और साथ साथ आपका जो उसकी गुणवत्ता होती है वह काफी महत्वपूर्ण है। उसको स्वाद में भी काफी अच्छा होता है जी। तो स्वास्थ्यकर भी है, उसमें विटामिन वगैरह भी ज्यादा उपलब्धता भी ज्यादा होती है। इसके अलावा इसका जो बाजार में भाव मिलता है वो काफी 1.5 गुना आपको या 2 गुने तक भी होता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें, क्योंकि अभी देखिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जी। और ये इसमें जैविक खेती को अपनाकर कम लागत में अधिक मुनाफा तो किसान लेते ही हैं, साथ साथ हमारी खेती जो किसान होती है वो टिकाऊ खेती होती है, यानी कि आपके भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अभी देखिए ये समस्या आ रहा है बहुत सारे क्षेत्र में जहां रसायनों की अंधाधुंध या असंतुलित उपयोग हो रहा है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। बिल्कुल। तो ये एक चुनौती हो गया है। तो इसको अभी देखिए गोबर का हमारे देश से निर्यात भी हो रहा है, तो हम इसका किसान भाई अपने देश में जिसकी प्रचुर उपलब्धता है इसका सही उपयोग करें विभिन्न रूप में, चाहे ये ताजे गोबर का आप खाद बना के ले जीवामृत, या फिर जी। डॉक्टर नीरज, आपका रुख करेंगे और आगे जानेंगे कि किस तरह से जैविक खेती की जा सकती है, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेमंत जी इस वक्त नासिक महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। होल्ड कर रहा हूँ जी। हेमंत जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओके। मेरा सवाल यह है जी
जैविक खेती के बारे में यह ताल्लुक करने वाला है जी। खेत में मल्चिंग पेपर डाला जाता है, ठीक है, लेकिन वो प्लास्टिक का होता है और वो खत्म होने के बाद, टूटने के बाद उसके ऊपर रोटोवेयर घुमाया जाता है। तो आप इस संशोधन में बायोडिग्रेडेबल मल्चिंग पेपर है या नहीं? जी डॉक्टर नीरज। खेती में 4 सिद्धांत हैं, जैसे कि एक तो फसल पोषण के लिए जीवामृत, ये सबका उपयोग है, घन जीवामृत, और साथ में फसल सुरक्षा के लिए आपका जो अग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र और इसका उपयोग है। लेकिन इसके साथ साथ मल्च का उपयोग, जो आच्छादन जिसको हिंदी में बोला जाता है, वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके उपयोग करने से आप जो किसी भी प्लास्टिक का इसमें प्राकृतिक खेती में उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें सभी लाइव तत्वों का, जैसे जीवाश्म, जैसे खरपतवार ये हो, घास हो, पुआल हो, या इसके डंठल हो, पत्ते हो, इनका आच्छादन हो। 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच मोटी परत होनी चाहिए, जो आप फसल के अपने फसल अवशेष भी हो सकते हैं, जिनको आच्छादन से आप कर देते हैं। तो इससे आपके जो मिट्टी में जो है खरपतवार की समस्या भी कम होती है, और साथ साथ जो मिट्टी की जो संरचना है उसमें वृद्धि होती है। केंचुओं की संख्या, जो जीवाणु है, जो सूर्य की रोशनी सीधी मिट्टी पे नहीं पड़ने के कारण जीवाणुओं का क्रियाकलाप काफी बढ़ जाता है, और वो ऊपरी मिट्टी जो उपयोगी होती है उसको ज्यादा उर्वर बनाता है, और उपलब्धता, पोषण तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ाता है। जी जी बिल्कुल। तो हेमंत जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। आनंद प्रताप सिंह जी, गोंडा, उत्तर प्रदेश से। आनंद जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। हाँ जी, हमारे यहाँ भ्रम है कि जैविक खेती और रासायनिक खेती में, जैविक खेती में कम उत्पादन होता है। इसके बारे में क्या सच्चाई है, जरा इसके बारे में कुछ डॉक्टर साहब से बताइए कि जी जी जानकारी दें। बिल्कुल, अभी हमने इस बात पे चर्चा की। मैं चाहूंगी डॉक्टर नीरज एक बार फिर से आपको जवाब दे दे और ये भ्रम दूर करें। जी डॉक्टर नीरज। देखिए, एक मतलब आपका पुराने समय से हम लोग का ये एक पुराना बन गई सिस्टम था, लेकिन ये इस चीज को आप मन से निकाले। आप किसी चीज को अगर आप नया समझते हैं तो उसको थोड़े स्तर में ही आप आजमाएं, और उसको आजमा के उसके सभी पहलुओं को आप सही रूप में जमीन पे उतार पाए, तो उसके बाद आप बड़े स्तर पे जाएं। तो इससे आपको लगेगा कि जो यहाँ भी किया जा रहा है ये ऐसा भ्रम है। ये हम बहुत सारी चीजें इस पे बताना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन ये आप खुद करके आजमा लें। देखिए, जैविक खेती करने के लिए सबसे पहले पक्का इरादा होना चाहिए। ये बहुत तरह की बातें आती हैं, और बहुत तरह के बाजार के पहलू हैं, वो लोग इस चीज को प्रभावित करते हैं। तो आप पहले अपने समझ लें, आप इसको अपनाएं छोटे स्तर पे, प्रयोगात्मक रूप से ही। आप दूसरे के कहने के अलावा आप खुद इसको आजमा कर देख लें, तो सबसे विश्वसनीय चीज है। बिल्कुल। चलिए आनंद जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि FPO यानी कि जो किसान उत्पादक संगठन है, इसके जरिए किसान किस किस तरह की गतिविधियां चला सकते हैं? किसान उत्पादन संगठन जो बनाने की प्रक्रिया लाई गई है इस देश में, पहले भी थी, कोई ऐसा नहीं एक नया था। ये 2012-13 से चल रहा है। अभी जो योजना लाई गई, इसका प्रमुख मतलब यही है कि केवल विपणन नहीं। अब होता क्या है कि आपको लाभ लेने के लिए एक तो उत्पादन बढ़ना चाहिए, उत्पादकता बढ़नी चाहिए, और लागत कम होनी चाहिए। ये कैसे बढ़ेगी? तो जहां से आप बुआई शुरू करते हैं, उस मिट्टी के चयन से लेकर उसकी टेस्टिंग से लेकर के उसमें कौन सा बीज लगेगा, किसकी उत्पादकता ज्यादा होगी, किस प्रकार से वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाएगी, और कैसे इसकी कटाई की जाएगी, कटाई के बाद किस तरीके से इसको और व्यवस्था की जाएगी, छटाई की,
क्लीनिंग की, ग्रेडिंग की, स्टैंडर्डाइजेशन की, अगर ज़रूरत है तो इसको कैसे प्रोसेसिंग की जाएगी, प्रसंस्करण का कार्य किया जाएगा, उसके बाद पैकिंग, लेबलिंग, मार्केटिंग। तो यह एक पूरा बंच है, पूरा एक सीरीज ऑफ सेवाएं हैं, सेवाओं की एक श्रृंखला है जिसमें सारा कार्य किया जाता है। और किसान भाइयों को मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि इसमें इसको आगे ले जाने के लिए, हैंड होल्ड करने के लिए भारत सरकार ने एक CBBO, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो एक एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रखा हुआ है। उसमें ये 5 प्रकार के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। मतलब कैसे खेती की जाए, कैसे विपणन किया जाए, कैसे प्रोसेसिंग कराई जाए, कैसे वैल्यू एडिशन लिया जाए, कैसे इसको लेबलिंग किया जाए, कैसे मार्केटिंग किया जाए, इवन इसके निर्यात की भी इसमें सोच रखी गई है ताकि किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। दिलीप कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदौली, उत्तर प्रदेश से। दिलीप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मैम। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए दिलीप जी पहले। ओके मैम जी। तो हेलो। जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। ओके मैम। तो मैम हमारा सवाल ये है कि हमने गोभी की खेती की हुई है लगभग 3.5 बीघा। ठीक है। तो मैम हमारे जो खेत है उसमें हरे हरे कीड़े आ जा रहे हैं गोभी पे, तो हम कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना चाह रहे हैं जी। तो उसके लिए कुछ जैविक हमें बताएं मैम। बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, बताएं क्या सुझाव देंगे आप? आप इसके लिए जैविक कीटनाशी के लिए आप ये कर सकते हैं, नीम आधारित जो नीमास्त्र जो है आप तैयार कर सकते हैं। नीमास्त्र है, उसमें देश गाय के गोमूत्र में नीम का पत्ते का 250 ग्राम आप उसको खौला के आप बना के, या इसके अलावा नीम के आपको बाजार में भी मिलता है नीम आधारित कीटनाशक जी। आपको स्वयं में जानेंगे सुरक्षित जैविक जो आपको नीम आधारित कीटनाशक जो नीम के तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका उपयोग करें। इसके अलावा आप ये चीज आप ध्यान रखें कि कुछ आप उसके लिए फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। ये एक गंधनाशी मतलब गंध फाश करके कीड़ों को उसमें आकर्षित कर लेता है नर का, और उसकी संख्या कम हो जाती है जी। तो इस ढंग से आप इन सब विधियों में से जो भी आप संभव हो आपसे आप अपना सकते हैं। और इस तरह से जैसे अगर नीम आधारित कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो उसका आप 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के सप्ताह से 10 दिन के अंतर पे 2 से 3 छिड़काव करें। तो इस तरह से आप उसका आप इससे सुरक्षा पा सकते हैं लाभ जी। और अगर इसके अलावा आपको समस्या लगे तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जो है आपके, उन सब से जुड़ के आप इस चीज का विस्तार रूप में आप सहयोग ले सकते हैं। बिल्कुल। तो दिलीप जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस सुझाव पर आप अमल भी जरूर करेंगे और इससे लाभ भी होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, ईश्वर कुशवाहा जी भिंड से। आइए उनसे बात करते हैं। ईश्वर जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हेलो जी ईश्वर जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, बातचीत में रुकावट आएगी। फोन लाइन के जरिए बात करें जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। सब्जी की खेती करिए, उसमें फल क्या आता है? जी, सब्जी की खेती करना चाहते हैं, क्या समस्या आ रही है? सब्जी खेती के लिए बैगन की कहते, पर उसमें बैगन लग नहीं रहा है ना। बैंगन की खेती कर रहे हैं आप? हाँ, ला नहीं रहा है, कोई मदद सहायता हो सकती? मतलब फल नहीं लग रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? फल नहीं लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर नीरज, क्या वजह हो सकती है, क्या सुझाव देंगे आप? जैसे लग रहा है तो शुरू से आप उसमें पोषण संबंधी दिए होंगे, उपचार किए होंगे, तो उसमें फल आए तो बाजार में अगर आप सही रूप में आप उसमें पोषण, संतुलित पोषण आवश्यक है, तो उसके लिए आप समय समय पे उसका उपयोग करें। और साथ में आप सूक्ष्म पोषक तत्व, इसका सूक्ष्म पोषक तत्व बाजार में उपलब्ध है,
तो उसका आप उपयोग करें 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के। तो उसमें विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी होती है वह आपकी उपलब्धता हो जाने से आप, जैसे कि बोरोन की कमी से आपको फल फूल नहीं आता है जी, तो आप उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों के घोल में सभी तरह के आपके पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जिससे आपको 1 से 2 बार उपयोग करें तो उससे लाभ होगा। और हर घोल में आप एक का जरूर उपयोग करें। जी ईश्वर जी, मुझे उम्मीद है कि इस सलाह पर जरूर आप अमल करेंगे और इससे आपको लाभ भी जरूर होगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। मंडी मंडी जी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठनों के बारे में। इसके अलावा बात हो रही है सब्जियों की जैविक खेती की। अगर इन विषयों के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर एस के सिंह, आपसे जानना चाहेंगे किसान उत्पादक संगठनों के बारे में। आपने बताया हमें कि ये कितने लाभकारी है किसानों के लिए और कृषि से जुड़े हुए हर क्षेत्र के लिए ये काम आते हैं किसानों के। तो ऐसे में अगर किसान उत्पादक संगठन बनाना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया है इसे बनाने की? ये बहुत ही जरूरी है कि बिना प्रक्रिया जाने तो कुछ हो नहीं सकता है। जी। तो किसानों को ये देखना है कि हम कैसे इसमें सम्मिलित हों, कैसे इसको बनाया जाए। जी। क्योंकि सबसे अहम प्रश्न उनके दिमाग में आता है हम किनसे संपर्क स्थापित करें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि पहला संपर्क तो आप उस जिले में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक होते हैं, उनसे संपर्क करें तो वो आपको बता देंगे। दूसरा सब उससे भी महत्वपूर्ण है कि आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा भी आप मोबाइल वगैरह प्रयोग करते हैं तो उसमें SFAC में चले जाएं। ये स्मॉल फार्मर्स कंसोर्शियम है ये बिजनेस का, एग्री बिजनेस का। तो उसमें जाकर के NPMA है, NPMA, उससे आप टेलीफोन लगाएं, उससे यह पूछें कि आप जिस ब्लॉक में हैं, आप ध्यान दीजिए कि जिस ब्लॉक में हैं उस ब्लॉक में कौन CBBO या PO को बनवा रहा है। तो वो उसका आपको नंबर दे देगा, तो आप उससे नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। अगर वहां अभी ये PO नहीं बना है, क्योंकि 10,000 का जो लक्ष्य था वो
आवंटित कर दिया गया है, लेकिन अभी जमीन स्तर पर वो सभी संगठित नहीं हुए हैं। तो आप जब उससे बात करेंगे तो आपको वो अगर नहीं बन रहा है, बनने की प्रक्रिया में है, तो उसमें वो आपको जोड़ देगा। अगर बन भी गया है तो ध्यान दीजिए कि ये न्यूनतम 300 की संख्या है मैदानी क्षेत्रों में। यह संख्या 1000, 2000, 3000 कितना भी हो सकती है। जितनी ज्यादा अधिक किसान सदस्य होंगे उतना ही एफपीओ लाभकारी होगा। तो आप उसमें जुड़ जाएं और इस चीज का लाभ उठाएं। बिल्कुल। डॉक्टर सिंह यहाँ पर हमारे साथ कॉलेज जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एमपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेठी उत्तर प्रदेश से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मैडम। जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आती है, इससे अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी 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 बताएं। हेलो। हाँ मैडम जी, अरे वो हमने बैगन के खेती में डाला था प्लानोफिक्स। अच्छा जी, वो मात्रा कुछ ज्यादा हो गया था तो पेड़ थोड़ा मुरझा गए हैं। जी ठीक है, फूल मुरझा रहे हैं? जी, फूल और पेड़ दोनों। अच्छा, फूल तो जो पौधे वो भी मुरझा रहे हैं। जी पौधे जी मुरझा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर नीरज बताएं। है तो ये ध्यान देना चाहिए, कहीं भी किसी भी तरह का पौधों में अगर फल या फूल गिरता हो तो उसको गिरने से बचाने के लिए अगर हार्मोन के कारण कमी के कारण गिरता होगा तो इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर इसकी मात्रा को ध्यान में रखा जाए, इसकी मात्रा है 1 मिलीलीटर, जो ये है प्लानोफिक्स, वो लगभग 4.5 लीटर पानी या 5 लीटर पानी में ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग है। 1 मिलीलीटर प्लानोफिक्स 5 लीटर पानी में, इस अनुपात में घोल बनाकर ही उपयोग। अगर आप प्लानोफिक्स का ज्यादा आप मात्रा देंगे तो वो उल्टा असर करता है, वो और फूल झड़ने लग जाते और फल को गिरा देते हैं। तो आप इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखें, आप नोट करके रख लें और इसका सावधानी पूर्वक उपयोग करें। जी। जानकारी लेकर आप ही उपयोग करें किसी रसायन का। बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि अगर किसान अब तक रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करता आया है या रासायनिक खेती करता आया है, लेकिन अब उसने ये सोचा है कि अब जैविक खेती करनी है सब्जियों की, तो शुरुआत कैसे करे? और अगर मिट्टी की जांच से पता चलता है कि कुछ पोषक तत्वों की कमी है, तो जैविक खेती के जरिए इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, ये जैविक खेती की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक पक्का इरादा कर लें किसान भाई कि हमको इतने छोटे से भाग में ही या 1 एकड़, आधा एकड़ जिसमें ही हो करना शुरू। तो पहले उस खेत में रसायनों के उपयोग को एकदम से बंद कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ तब आप जो जैविक खेती के विभिन्न अवयव हैं, आपको कंपोस्ट ये तो उपयोग कर सकते, या जीवामृत जो ताजे घोल से बनता है, गोबर से, ताजे गोबर से, और उसका जीवामृत, घन जीवामृत का उपयोग करें। और साथ साथ आप शुरू में पत्तेदार सब्जी का आप ले, जिससे और उससे वो अवशोषित करता है, उसमें रसायन जो डिटॉक्स किया जाता है। शुरुआती दौर में पत्तेदार सब्जियों को लेके वो आप डिटॉक्स कर सकते हैं उस प्लॉट को, उस खेत को। उसके बाद जो आप जो है मुख्य खेती में, तब आप रासायनिक मतलब जैविक उत्पाद जो है विभिन्न उसका उपयोग करना शुरू करें, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत हो गया, या फिर आप सुरक्षा के लिए, फसल सुरक्षा के लिए आप ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र और ये सब बना के विभिन्न पत्तों का घोल गोमूत्र में एक निश्चित अनुपात में बनाया जाता है। और साथ साथ आप ऐसे बीज का उपयोग करें जो हाइब्रिड नहीं हो, इसमें देसी तरह के बीज जो नॉन हाइब्रिड्स हैं, उन्नतशील नॉन हाइब्रिड्स बीज, जो कि आप बीज के मामले में भी किसान आत्मनिर्भर हो। बिल्कुल। बाजार में नीरज, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। बलबीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत हरियाणा से। बलबीर जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैं से अभी फूल गोभी लगाना चाहता हूँ। अच्छा, तो कौन सी वैरायटी की नर्सरी से पौध लेके आऊं मैं? ठीक है, डॉक्टर नीरज।
ये अभी जो तो अब तो लास्ट है स्नोबॉल 16 करके है, जो सबसे पिछात किस्मों का बिचड़ा है स्नोबॉल करके, वो आप ले लें। बिल्कुल। तो जो सबसे पीछे का है। देखिए सब्जी का जो आप लगाया जाता है तो उसमें ये भी जब बहुत तरह से और कर सकते हैं। जब जैविक खेती करते हैं, बीज का उपचार, बिचड़े का उपचार, मिट्टी का उपचार जीवाणु खाद से भी किया जाता है जैविक खेती में। तो ये सब चीजों को अपना के आप जी। इसके साथ साथ आच्छादन का आप ध्यान रखें, जो खेत में जो सजीव आच्छादन हो, मैंने प्लास्टिक का बिना उपयोग के, इस तरह की सब चीजों को उपयोग करने से धीरे धीरे आपका खेत की जो उर्वरा शक्ति है और बढ़ेगी। आप धीरे धीरे 3 साल तक करने के बाद तो ये हो जाता है कि खेत में कुछ डालने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो ये सब पे अभी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन किसान भाई इस चीज को आप खुद भी पक्के इरादे के साथ आप छोटे स्तर से ही शुरुआत करें और अपने लाभ लागत सबको देखते हुए आप इसको बड़े स्तर पे ले जाएं। और जहां तक है उत्पादन के साथ साथ ये ध्यान रखने की बात है, अगर आप बड़े स्तर पे जाते हैं तो आप इसका सर्टिफिकेशन करवाना जरूरी है। अभी जो पीजीएस का बताया जा रहा था, पीजीएस पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है, पीजीएस इंडिया करके, तो एक समूह बनाकर इसको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इसका आप करवाएं तो आपके पास जैविक सर्टिफिकेट है, आप इसको जैविक मार्केट में बेचने में भी आपको प्रमाणीकरण की आवश्यकता, आप अच्छा दाम ले पाएंगे। जी जी, तो इस तरह से किसान भाई जी, तो प्रमाणीकरण भी बेहद आवश्यक है, तभी जो वाजिब दाम है वो किसानों को मिल सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर एस के सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने खास तौर पे लक्ष्य रखा है कि 2023-24 तक 10,000 FPO बनाने हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? लक्ष्य ही हासिल करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वह धरातल पे चले और जिन उद्देश्यों के साथ इनका गठन किया जा रहा है उन उद्देश्यों की पूर्ति हो। क्योंकि 10,000 FPO बनाने का जो लक्ष्य है उसका आवंटन तो पूर्ण हो चुका है। 10 के 10,000 सारे जो क्रियान्वयन एजेंसियां हैं सबको दी जा चुकी हैं, अब वो जमीन पे बना रहे हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज है कि यह अपना बिजनेस करें, चाहे वो उत्पादन से संबंधित हो, चाहे विपणन से संबंधित हो, चाहे प्रोसेसिंग से संबंधित हो, चाहे एक्सपोर्ट से संबंधित हो, जिस भी क्लस्टर के लिए हैं, जिस भी उत्पाद के लिए हैं, वो अपना उद्यम का काम प्रारंभ करें और उससे किसानों को लाभ प्राप्त हो। बनाना तो लक्ष्य हासिल ही हो गया है। बिल्कुल। और चलाएं सफलतापूर्वक अपने FPO को, इसके लिए किन किन बातों की जरूरत है, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए किसानों को? मैं इस बात को यूं कहना चाहूँगा किसान भाइयों के साथ कि सर्वप्रथम उन किसानों को चयन किया जाना चाहिए, जब CBBO जाएं तो सबसे पहले वहां का देखें कि कौन सा उत्पाद है, कौन सी उपज है उस क्लस्टर में, उस क्षेत्र में पैदा होती है और जिसमें किसानों की रुचि हो। अब उस उत्पाद के लिए टमाटर है कि बैगन है कि मिलेट्स है कि हनी है, उसके आधार पर ये देखें कि किन किन किसानों का उसके व्यवसाय में रुचि हो, उन्हीं किसानों को उनमें जोड़ा जाए। और उसके बाद ये ध्यान रखें, इसका पंजीकरण कराने के बाद चाहे वो कंपनीज के कानून में करा लें, चाहे सहकारिता के कानून में करा लें, उसके बाद इसमें जो एक CEO होता है, आप ध्यान दें कि CEO को अच्छा, जो समझदार हो, अच्छे से बिजनेस प्लान तैयार करवा सके, उसको ही रखें। सरकार उसके लिए 25,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से वेतन भी देती है और वो बिजनेस आगे देख ले कि उस उपज के लिए, उस उत्पाद के लिए जो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पे है, कैसे हो सकता है और पूरी प्लानिंग कर ले ताकि वो सस्टेनेबल तरीके से आगे चलता रहे। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव कुमार जी बिहार से। आइए उनसे बात करते हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। संजीव जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ, मिल रही है आवाज जी। कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। जी। आलू की खेती किए हैं। ठीक है। हाँ, उसमें पल्ला का दवाई भी हम दे दिए हैं, जो खाता देना है, मगर पत्ता मेरा सुकर रहा है उसका। अच्छा, उसका मैडम कोई दवा है ना?
जी जी, आइए जानते हैं डॉक्टर नीरज से कि क्या सलाह देना चाहेंगे। जैसे देखिए, अभी के जैसे ठंड का शुरुआत हो गया है, इस समय पाले का और असर होने लगता है। एक आलू में जो झुलसा रोग होता, इस तरह के मौसम में लगता है। तो ऐसे तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं जैविक खेती पे। तो पहले ऐसे उपाय बताएं कि बिना रसायनों के आप अपने फसल को सुरक्षित बनाएं। जी। तो पहला चीज है, आप इस तरह का मौसम हो जब कुहासा लगता हो और कुछ बूंदाबांदी, तो समझ जाइए कि रोग आने वाला है। तो उसमें पहले हल्की सिंचाई दे आप, कि आप ये ध्यान रखें कि आपके फसल में या मिट्टी में नमी बना रहे और हल्की सिंचाई दे। उसके बाद एक किसी फफूंदनाशक का आप उपयोग कर सकते हैं, जो कोई भी उपलब्ध हो। हम लोग जैविक में बताया जाता है कि एक गोमूत्र, देसी गाय का गोमूत्र अगर उपलब्ध हो तो 50/1 भाग में 1 भाग गोमूत्र और 50 भाग पानी या 1:10 के रेशियो में भी आप उपयोग कर सकते हैं। जी। अगर आप अभी आपको ज्यादा लगता है कि आपको रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो उस स्थिति में रासायनिक खेती कर रहे हैं तो उससे सुरक्षा के लिए आप कोई भी फफूंदनाशी, कार्बेंडाजिम हो और उसका आप घोल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप उपयोग करके छिड़काव करें। सप्ताह से 10 दिन के अंतराल पे रोज छिड़काव करें। ध्यान रखें, इसमें चिपकने वाली दवा स्टिकर आती है, उसका 0.6 मिलीलीटर प्रति लीटर दवा घोल में उपयोग जरूर करें। इससे आपके क्रियाशीलता आपके दवा की बढ़ जाती है। जी बिल्कुल संजीव जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा और इस सुझाव पर आप अमल भी जरूर करेंगे। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम किसान उत्पादक संगठन और साथ ही सब्जियों की जैविक खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। चर्चा को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर एस के सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने हमें बताया कि किसान उत्पादक संगठन के जरिए किसान उत्पादक से उद्यमी बन सकता है, लेकिन किसी भी उद्यम को खड़ा करने के लिए, उसे चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में पूंजी की किस तरह की व्यवस्था की गई है इस योजना में? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि जब यह योजना का निर्माण हो रहा था तो इसमें
पूर्ववर्ती जो चीज़ें चल रही थी एफपीओ से संबंधित, उसमें क्या कमियां थी? तो एक कमी ये भी थी कि उनको पर्याप्त धन नहीं होता था एफपीओ के पास कि वो अपने उद्यम को कैसे कर सके जी। तो इसमें उनके जो फाइनेंशियल बेस है, जो उनके पैसा उनके पास उपलब्ध कराने की है, लिक्विडिटी उपलब्ध कराने के लिए है, तो इसके दो तरीके बनाए गए। एक ये है कि इसमें एक किसान जो सदस्य हैं एफपीओ के, वो जितना रुपया मैक्सिमम जो है अधिकतम 2000 तक होता है, प्रति किसान जितना जमा करेंगे अपना शेयर अंशदान, उतना ही सरकार अधिकतम 15 लाख तक उसमें दे देती है, ताकि उनके पास काम करने के लिए पैसा हो जाए। और हो सकता है उसके बड़ा काम करना हो, तो उसके लिए सरकार ने महसूस किया कि किसानों को या पीओ को बैंक में ऋण मिलने में मुश्किल होती थी। मुश्किल इसलिए होती थी कि वो कहते थे कोलेटरल लाओ, या पीओ के पास कोई गिरवी बंधक रखने के लिए कोलेटरल के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सरकार ने एक क्रेडिट गारंटी फंड बना दिया है कि किसान चाहें तो 2 करोड़ तक लोन यहाँ बैंक से ले सकते हैं। उसकी गारंटी उस लोन की सरकार ले लेगी, सरकार गारंटी दे देगी कि हम लेते हैं, आप लोन ले लीजिए, और लोन से जितना काम करना चाहें आप उद्यम का करना चाहें। और किसान भाइयों की एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, इस 2 करोड़ में वो भी शामिल है जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उनको, और वो भी इसमें शामिल है जिसमें उनको किसी प्रकार की अधोसंरचना का भी निर्माण करना होता है, विकास करना होता है। जैसे उनको प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है, जैसे उनको प्रोड्यूस को एग्रीगेट करना है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। तो सभी प्रकार के चीज़ों के लिए अधिकतम 2 करोड़ तक का ऋण सुविधा उपलब्ध है, जो किसान भारत सरकार गारंटी ले लेगा। बिल्कुल, तो ये तमाम सुविधाएं दी जा रही है किसानों को। बस किसानों को इस योजनाओं का लाभ उठाना है, और जो किसान उत्पादक संगठन है उसे बनाकर वो आसानी से अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर नीरज आपसे जानना चाहेंगे कि सब्जियों की जैविक खेती की जहां तक बात हो रही है, तो ऐसे में ये बताएं कि हम देखते हैं कि खरपतवारों की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, और ऐसे में खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना पड़ जाता है, और रोग नियंत्रण के लिए भी किसानों को कई बार रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे में खरपतवार और रोग से छुटकारा पाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? नहीं, इसमें बताया मैंने पहले चर्चा किया कि इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उसमें से एक ये खरपतवार से बचाव के लिए मल्च का आच्छादन का उपयोग करना। वो सजीव मतलब प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, वो सजीव 2-3 तरह से। आप अगर बीच बीच में हैंड हो से मिट्टी को अगर चला देते हैं, मिट्टी का भी मंच होता है, ऊपरी मिट्टी के परत को थोड़ा किसी यंत्र के द्वारा हैंड हो या इसके द्वारा अगर आप चला दिया जाता है, या खुरपी से भी किया जा सकता है, तो उसका, लेकिन सबसे अच्छा होता है उसका आच्छादन होना चाहिए कि किसी सजीव खर से, पुआल से या सूखी घास से या किसी भी अवशेष से, फसल अवशेष से भी ढका जा सकता है। तो इससे खरपतवार का बढ़वार वो सूर्य की रोशनी मिलने से ही ज्यादा आता है। इसकी मोटाई पे भी ध्यान देना चाहिए कि 2.5 सेंटीमीटर का लगभग 1 इंच मोटी परत का आच्छादन होना चाहिए फसल के साइड। तो इससे आपका इस समस्या से बचा जा सकता है। जी। और दूसरी बात है, जहाँ की कीड़े एवं रोग से, तो कीड़ों के सुरक्षा के लिए नीम के खल्ली का उपयोग करें। तो नीम के खल्ली का उपयोग 1 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से करने से आप सुरक्षित रख सकते हैं। ये कीटनाशी का भी काम करता है। जी, डॉक्टर नीरज, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है कि किस तरह से सब्जियों की किसान जैविक खेती कर सकते हैं और रसायनों से मुक्त रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में, और डॉक्टर एसके सिंह बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे एफपीओ की सफलता के लिए कोई खास टिप्स अगर आप चलते चलते देना चाहेंगे संक्षेप में। टिप्स मेरी किसान भाइयों के लिए यही होगी कि किसान भाई एक एफपीओ बनाने से बेहतर ये होगा कि बने हुए एफपीओ में जुड़ जाएं, क्योंकि ये जितने किसान सदस्य होते हैं सभी को बराबर का लाभ होता है, और ये उन्हीं का संगठन होता है। ये कृषक उत्पादन संगठन किसान का ही है, सहभागिता के साथ काम करना है, और सभी सदस्यों के
लाभ के लिए काम करना है तो उसमें जुड़ जाएं और इसका हर तरीके से लाभ उठाएं। बिल्कुल। डॉक्टर एसके सिंह, आपने भी बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी इस कार्यक्रम के दौरान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में जाना आपने आज किसान उत्पादक संगठन के बारे में और सब्जियों की जैविक खेती के बारे में। अगले विषय के बारे में आपको बता दें, हेलो किसान कार्यक्रम में अगला विषय जो रहेगा, जो सोमवार को प्रसारित होगा, उसके विषय रहेंगे प्रधानमंत्री मानधन योजना और इसके साथ ही ड्रैगन फ्रूट की खेती। आप अपने सवाल ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इनके जरिए जुड़ के अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। इस पर कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को यूट्यूब पर देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।